भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। आप कितने मजबूर लाचार नजर आते हैं, इसकी एक मिसाल आपको देखने को इस वक्त मिल रही है। आप दवाइयां मिल नहीं रही हैं, और अगर दवाई आप रेमडेसिविर मान लीजिए आपको इंजेक्शन लेना है और आपको उसकी कीमत 60,000 रुपये है और लेके गए डॉक्टर के पास, और तब देखिए जब वो कहता है कि ये तो आप नकली लाए हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर, आपकी लाचारी को देखकर कुछ भी दाम तय किए जा सकते हैं। ये स्थितियां हैं, और इन स्थितियों के बीच में तमाम वो सारे लोग जो आपको लूटने खसोटने में तैयार हैं, और उसके ऊपर नतीजा ये कि ना तो आपके पास बेड है अस्पताल में, और अस्पताल पे अगर बेड मिल गया तो ये कहा जाता कि ऑक्सीजन का इंतज़ाम आपको करना होगा। इन सब के बीच में लाचारी दिखती है, और तमाम इन सारी लाचारियों के पीछे, तमाम इन सारी मजबूरियों के पीछे आखिर हालात ये क्यों बने, ये सवाल हम सब जानते हैं, बेहतर तरह से जानते हैं। तमाम सारी गाइडलाइंस थी, तमाम प्रोटोकॉल्स थे, और ये बात का अंदेशा भी था, इस बात के लिए बार बार आगाह भी किया गया कि ऐसा हो सकता है। WHO ने फिर से एक बार आगाह किया है कि अगर आपने फिर से प्रोटोकॉल्स का ठीक तरह से पालन नहीं किया तो जो इस वक्त हालात हैं उससे बदतर हो सकते हैं। हिंदुस्तान का जहाँ तक सवाल है, ब्राज़ील का जहाँ तक सवाल है। एक नज़र डालेंगे, मेहमानों की तरफ लौटेंगे, आपके फ़ोन कॉल्स होंगे, उन पर बात करेंगे, डॉक्टर मौजूद होंगे, और आपके जो सवाल हैं उनको लेने की कोशिश करेंगे। दुनिया के तमाम देश इस वक्त महामारी की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। वायरस की पहली लहर की तुलना में दूसरी लहर इस कदर घातक साबित हो रही है कि ब्राजील और भारत जैसे देशों में इस नई लहर की वजह से कोहराम मचा हुआ है। इस बीच WHO ने कोरोना की दूसरी लहर की ताकत पर बड़ा बयान दिया है। महामारी के पहले 6 महीनों की तुलना में बीते 2 हफ्ते में कहीं ज्यादा वैश्विक मामले दर्ज किए गए। अकेले भारत और ब्राजील में पिछले हफ्ते आधे से ज्यादा केस रिकॉर्ड किए गए। लेकिन दुनिया में और भी देश हैं जो इस वक्त नाजुक दौर का सामना कर रहे हैं। अब जरा भारत में आए आंकड़ों पर भी गौर कर लीजिए। भले ही बीते 2 दिन से कोरोना के मामलों में गिरावट दर्ज की जा रही है, लेकिन अभी भी देश में कोरोना का कांटा 3 लाख के पार बना हुआ है। बीते 24 घंटे में देश में कोरोना के 3,57,229 मामले दर्ज किए गए हैं। बीते 24 घंटे में देश में इस वायरस की वजह से 3,449 लोगों की मौत हुई है। इसी के साथ भारत में कोरोना पीड़ितों का आंकड़ा 2,02,82,833 पहुंच गया है। कुछ ऐसे ही हालात ब्राजील में भी बने हुए हैं। यहाँ कोरोना का नया वेरिएंट तबाही मचा रहा है। भले ही ब्राजील में कोरोना पीड़ितों की तादाद भारत से कम हो, लेकिन यहाँ कोरोना की वजह से मरने वालों की संख्या भारत से लगभग 2 गुनी है। यही वजह है कि WHO ने ब्राजील और भारत जैसे देशों के हालात पर पूरी दुनिया को आगाह किया है। भारत और ब्राजील जैसे हालात कहीं भी हो सकते हैं, जब तक कि हम उन स्वास्थ्य संबंधी सावधानियों को नहीं अपनाते जिनके बारे में WHO ने महामारी की शुरुआत में ही कहा था। वैक्सीन महामारी तो रोक सकती है, लेकिन सिर्फ वैक्सीन से ही महामारी नहीं रोकी जा सकती। दरअसल सच यही है, वैक्सीन के जरिए कोरोना को खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन इतना तय है कि वैक्सीनेशन से महामारी की चेन को जरूर तोड़ा जा सकता है। यही वजह है कि इस वक्त पूरे देश में वैक्सीनेशन अभियान को तेजी के साथ चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में मुंबई में BMC ने ड्राइव इन वैक्सीनेशन की शुरुआत की है, जिसे सीनियर सिटीजन और दिव्यांगों के लिए शुरू किया गया है। ड्राइव इन वैक्सीनेशन, यहाँ पर देखें, जो लोग अपनी गाड़ियों में आ रहे हैं उन्हें वैक्सीनेट किया जा रहा है, और साफ तौर पे, खास तौर पे ये जो सुविधा ड्राइव इन वैक्सीनेशन की शुरू की गई है वो सीनियर सिटीजन और डिसेबल्ड लोगों के लिए शुरू की गई है। यानी कि जिनके सेकेंड डोज सीनियर सिटीजन के बचे हुए हैं, साथ ही साथ जिन डिसेबल्ड लोगों के
अपंग लोगों के, विकलांग लोगों के जो है वो फर्स्ट डोजेज नहीं हो पाए हैं, उन सभी लोगों के लिए ये वैक्सीनेशन शुरू किया गया हुआ है। यहाँ पर जिनका वैक्सीनेशन हुआ है वो हमारे साथ हैं। सर, एक चीज जानना चाहूंगा कि आप लोगों की ये फर्स्ट डोज है या सेकंड डोज है? सेकंड डोज है, दिस इज सेकंड डोज। या फर्स्ट डोज के लिए आप लोग कहाँ गए थे और क्या परेशानियां झेलनी पड़ी थी? फर्स्ट डोज के लिए भी कोई परेशानी नहीं हुई, हम लोगों ने फर्स्ट डोज राजावाड़ी हॉस्पिटल में लिया था। और ये जो स्कीम शुरू की गई ड्राइव इन की गाड़ी से आए, एक्सीलेंट स्कीम, बहुत ही बढ़िया है। खास करके सीनियर सिटीजन्स के लिए इसी तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। देश में वैक्सीनेशन अभियान पर इसलिए भी जोर दिया जा रहा है क्योंकि जिन देशों में बड़ी आबादी का वैक्सीनेशन हो चुका है वहां महामारी का असर भी कम होने लगा है। यही वजह है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन न सिर्फ वैक्सीनेशन प्रोग्राम में तेजी दिखाने को कह रहा है बल्कि लगातार वो सावधानियां बरतने की भी देशों से अपील कर रहा है जिनके बारे में महामारी की शुरुआत में ही कहा जा चुका है, क्योंकि इस घातक वायरस से लड़ने का सबसे कारगर हथियार सावधानी को ही बताया गया है। हमारे मेहमान जो मौजूद हैं उनसे आपका तारुफ एक बार करा देते हैं। डॉक्टर विष्णु पाणिग्राही फोर्टिस हेल्थ केयर से हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब जुड़ने के लिए। आनंद दुबे हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं जो कि शिवसेना का पक्ष रखेंगे। थैंक यू सो मच आनंद जी। और संजीव झा जी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए दिल्ली से हमारे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी। हमारे साथ राधिका खेड़ा कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। थैंक यू सो मच। और नवीन कुमार जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है। हम आप सब लोगों के पास आए, इससे पहले डॉक्टर विष्णु पाणिग्राही के पास जाना चाहता हूं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, लोगों के एक दो सवाल भी हैं और ख़ासतौर से वैक्सीनेशन को लेकर, क्योंकि ड्राइव चल रही है, बहुत परेशानियों में हैं लोग, खासतौर से मुंबई में और दिल्ली में लोगों के पास, कि उन्होंने एक वैक्सीनेशन ले लिया है और उनका जो ड्यू डेट थी वो निकल चुकी है और क्रॉस कर गए हैं। उन्हें लग रहा है कि पता नहीं वो असर रहेगा जो पहला उन्होंने वैक्सीनेशन डोज लिया है, और अगर वो दूसरी डोज का टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा हो गया तो पता नहीं क्या हो जाए, वो पहली वाली कारगर रहेगी या नहीं। डॉक्टर विष्णु पाणिग्राही। नमस्कार जी, धन्यवाद आपको मुझे बुलाने के लिए। मैं फोर्टिस से तरह से बोल रहा हूँ। सबको ये चेतावनी देना था, मैं आश्वासन देना चाहता हूँ कि एक हफ्ते दो हफ्ते भी अगर लेट हो गया आपका सेकेंड डोज, कोई चिंता की बात नहीं है। मैं क्यों ये बोल रहा हूँ, आपको इंग्लैंड के उदाहरण दे रहा हूँ। नवंबर दिसंबर में जब उनका सेकेंड वेव आया और उनका भी कंडीशन हमारे जैसा भयानक था, तो उन लोग क्या किया, स्पेस आउट कर दिए फर्स्ट और सेकेंड डोज के बीच। तो उसका क्या हुआ कि उन लोग फर्स्ट डोज ज़्यादा लोग को देने लगे। यूरोप में तो अभी भी 12 हफ्ते के बाद सेकेंड डोज लगता है, कनाडा में 14 हफ्ते के बाद। तो अभी देखने लगा है कि आप थोड़ा सा लेट करेंगे तो दो तरह से फ़ायदा है। एक है कि फर्स्ट डोज आप ज़्यादा लोग को दे सकते हैं, सेकेंड है कि जो थोड़ा सा स्पेस आउट करने से भी इम्यूनोजेनिसिटी ज़्यादा बढ़ता है। तो लोगों को ये भयभीत नहीं होना चाहिए कि आपका ये जो तीसरी चरण का हमारा जो वैक्सीनेशन का शुरू हुआ है और लेट हो रहा है, आपका कोई डरने की बात नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको वो 3 चीज़ पूरा करना है, मास्क, आपका सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड हाइजीन। ये सबसे ज़रूरी है, बाकी सब पीछे है। कोरोना को रोकना है तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, उसके ऊपर वैक्सीनेशन है। लोगों को समझ में आ गया है, लोगों को बहुत सारी चीज़ें समझ में आई हैं। सेकेंड वेव में बहुत सारी चीज़ों को लोगों ने समझा भी है, और जो नहीं समझ रहे हैं उनको क्या कहा जाए, ईश्वर ही उनका मालिक है। लेकिन एक चीज़ मैं डॉक्टर साहब कहना चाहता हूं कि आजकल एक व्हाट्सएप पे एक बार बार कुछ चीज़ें आ जाती हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे, तो मैं उसको क्लैरिफाई कर लेता हूं कि लोगों ने कहा कि जो कोरोना पॉजिटिव हैं वो अपनी बैल्कनीज में आ जाते हैं, अपनी छतों पे या रूफ पे कहीं हैं, और उस बिल्डिंग में, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में लोग हैं अगर, और क्योंकि आपने कहा कि वो एयरसोल में है और वो हवा में है, तो अपनी बैल्कनीज में बैठते हैं, तो दूसरे लोग जो हैं दूसरी बैल्कनी में हैं, तो उससे इन्फेक्शन ट्रैवल कर रहा है। तो ये भी पॉसिबिलिटी है क्या कि जो पॉजिटिव हैं उनको घर के अंदर ही रहना चाहिए, बैल्कनी में नहीं आना चाहिए? क्योंकि ये व्हाट्सएप पे बहुत ज़्यादा मैंने देखा कि ये
मैसेज बार बार आ रहा है, सो ये क्लियर करें तो ज़्यादा बेहतर होगा लोगों को। आपको ये बता दूं कि आजकल कहाँ तक WhatsApp सच्चाई है डॉक्टर, इसमें? नहीं, व्हाट्सएप डॉक्टर, गूगल डॉक्टर, बहुत बहुत कुछ हो गया आजकल। और ये वैक्सीन, जो कोरोना का जी। जो वायरस है, उसका एक डिस्टेंस के अंदर रहना चाहिए। अगर डिस्टेंस ज़्यादा है वो फैलेगा नहीं। और इन्फेक्शन, किसी को अगर कोविड होना है, एक सफिशिएंट वायरल लोड उसको इनहेल करना है, उसके बाद होगा। एक दो वायरस ऐसे उड़ के ये मिसाइल नहीं है कि आप तीसरी मंजिल में है तो पीछे पांचवें मंजिल में मिसाइल जैसे चले जाएगा आपके बालकनी में। ऐसा नहीं है, बिकॉज वो डिस्टेंस दूर हो जाने से वो फैल जाता है। और कोई डरने वाली बात नहीं है। आपको डरने वाली बात है लिफ्ट। जी। आपका लिफ्ट सबसे खतरनाक है जो मल्टी स्टोरी के लिए, बिकॉज आप कोई अगर जो कोविड पॉजिटिव है, सिम्टोमेटिक है, एंड उसी लिफ्ट में गया है और खांसी जुकाम का है और वो उसके बाद निकल गया वहाँ, उसके बाद जो वहाँ घुसेगा वो उसी कन्फाइंड स्पेस में वायरस है, तो वो उसी टाइम में अगर हो जाएगा तो उसमें खतरा है। इसीलिए जो देखा जा रहा है कि मल्टी स्टोरी कंडोमिनियम्स में बहुत लोगों को हो रहा है। एक है आपका लिफ्ट का, और दूसरा जो कॉमन कॉरिडोर्स है और स्टेयरकेसेस है। तो उसीलिए थोड़ा सा जब घर से निकलेंगे मास्क पहनिए और थोड़ा सा सोशल डिस्टेंस मेंटेन करिए। लिफ्ट अगर अवॉइड कर सकते हैं बेस्ट है। जी जी जी। डॉक्टर साहब, एक कॉलर हैं, सुनीता त्रिपाठी हैं, नोएडा से हैं और भी बात करना चाहते हैं। जी सुनीता जी, जी बोलिए। हाँ जी जी सर, मेरे भाई और मेरी मम्मी जो अब 75 इयर्स की हैं वो पॉजिटिव हैं, और हम लोग उनके लिए ऑक्सीजन के लिए बहुत परेशान हो रहे हैं और कहीं से भी अरेंज नहीं कर पा रहे हैं। वो केन्स मिल रही हैं, बट केन्स की जगह हमें सिलेंडर की आवश्यकता है जो कहीं से अरेंज नहीं हो पा रहा है। देखिए, आप जो बोले हैं अभी, आपका नंबर क्या है? जी नंबर क्या और उनका ऑक्सीजन लेवल क्या है, जरा पेशेंट का बताइएगा डॉक्टर साहब को। हाँ हाँ जी, उन मम्मी का नाम है विद्या दीक्षित, एज 75, और SpO2 अभी उनका 85 है। और ये जो विदाउट ऑक्सीजन है ना, विद ऑक्सीजन है? नहीं नहीं नहीं, अभी तो विदाउट ऑक्सीजन है। तो चिंता वाली बात नहीं है। आप उनको ऑक्सीजन सिलेंडर अभी मिलने लगा है, अभी लास्ट एक हफ्ते से नहीं मिल रहा था। कारण क्या है कि देखिए, आप देखिए, आप नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स नहीं है। वो सब आते हैं, मैक्सिमम होता है ईस्टर्न इंडिया में, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये से में आता है, जहाँ से ज़्यादा स्टील प्लांट्स वगैरह है। ठीक है, तो अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अब ध्यान करना चाहिए, ये कोविड कहाँ पे असर करता है। कोविड आके लंग्स पे इफेक्ट करता है। तो लंग्स में हमारा क्या होता है, हमारा जो हम ब्रीथ करते हैं, हम ऑक्सीजन लंग्स में जाता है, खून में चले जाता है, बॉडी की तरफ हर जगह जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है। अभी जो कोरोना वायरस वो जाके लंग्स का छोटे छोटे जो एल्वियोली है वहाँ पे जाके असर करता है, तो लंग फंक्शन डिटेरियोरेट करता है। उसीलिए ऑक्सीजन का जरूरत होता है। आपको टाइफाइड होता है, थोड़ी कोई ऑक्सीजन देता है। इवन मेजर सर्जरीज के बाद 1-2 घंटे के लिए ऑक्सीजन देते हैं, उसके बाद नहीं देते। तो अभी जो हो गया रिक्वायरमेंट्स, बिकॉज ऑफ द जो सर्ज हुआ है, इतने लोगों का कोविड हो रहा है, तो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स अचानक बढ़ गया। तो जो सप्लाई का प्रॉब्लम है, मैंने हमारा प्रोडक्शन का कमी नहीं है, सप्लाई का प्रॉब्लम है। तो सप्लाई कहाँ से है? सप्लाई ईस्टर्न इंडिया से आना है। तो इसीलिए ज़्यादा टैंकर ये सब अगर भेज सकते हैं, जल्दी ला सकते हैं, तो असर होगा। और ये बोल रहा हूँ कि लास्ट 2-3 दिन 4 दिन हुआ है, थोड़ा सा राहत मिला है, क्योंकि काफ़ी सारा टैंकर्स उड़ीसा से, झारखंड से सब आने लगे हैं अभी। और चाहिए, मैं मान रहा हूँ। और जो बिकॉज ये जो हम लोग देते हैं ऑक्सीजन थेरेपी, सवाल डॉक्टर साहब ये है, डॉक्टर साहब एक्चुअली में दिक्कत ये आ रही है कि 85 से 65 पहुंचने में देर नहीं लग रही आजकल, और इतनी जल्दी रैपिड फॉल है ऑक्सीजन लेवल का कि आदमी घबरा ज्यादा रहा है, परेशान ज्यादा हो रहा है। और यही सबसे बड़ी दिक्कत तलब है कि ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर मारामारी है दिल्ली में, तो खास तौर से दिल्ली NCR में, और कमोवेश पूरे देश में। अभी मुझे कहीं से भी फोन आ रहा था उत्तर प्रदेश से कि साहब कैसे सिलेंडर का अरेंज किया जाए। तो ये एक बड़ी मुश्किल है। मैं आगे बढ़ता हूं, और आज यही बात दिल्ली हाई कोर्ट ने भी कही
कि क्यों ना केंद्र सरकार को उन्होंने पूछा, बड़ी सख्ती के साथ बोला कि आपने आंखों पे पट्टी बांध रखी है, आप आंखों पे पट्टी बांधे हुए बैठे हैं और जब लोग मर रहे हैं हम तो नहीं देख सकते। ये बेहद सख्त टिप्पणी और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्यों ना हो, ये भी बात कही है, बहुत सख्त लहजे में ये बात कही गई है। नवीन जी, आप हमारे साथ मौजूद रहे हैं, बहुत लंबे समय तक शो में आते रहे हैं, आप अगर इसका जवाब दे सके तो मुझे दीजिए कि जिस तरह से दिल्ली एनसीआर में हाहाकार मचा हुआ है और ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए एक लेडी 85, मुझे मालूम है कि जो प्रोटोकॉल है उसके तहत ये कहा गया था कि 94 जब हो तो अस्पताल की तरफ रुख देखने लगिए, 90 की जब आ जाए तो आप तो अस्पताल में भर्ती करा दीजिए। और वो अभी आपने फोन कॉल सुना कि 94-95 के पास तो छोड़िए 85 के पास है। क्या करे आदमी, क्या क्या इन हालात में कहाँ जाए? नवीन जी, प्रतीक भाई, दिल्ली में हालात ज्यादा नाजुक है। उसका बड़ा कारण है कि दिल्ली से लोग नोएडा तो आप जिम्मेदार हैं कि नहीं? आप मानते हैं, आपको शर्म नहीं, आप मानते हैं कि शर्म, आपको मालूम है, आपको शर्म आई ना? प्रतीक भाई, अगर आप बोलने देंगे तो मैं आपको सारी बात बोलूंगा ना। मेरे को तो शर्म में सिर्फ का लबादा मेरे पास है, शायद किसी और के पास ना हो। मेरी बात तो सुन लीजिए ना, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि दिल्ली के अंदर हालात नाजुक है। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण है कि दिल्ली के अंदर मेडिकल की व्यवस्थाएं बेहतर होनी चाहिए, तभी लोग ठीक होंगे। दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन बनाने वाले प्लांट हैं, लेकिन उसको अनुमति नहीं देती है दिल्ली की सरकार। कल मेरे साथ आज बैठे आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं, वो कल कह रहे थे कि उनके मंत्री ने लिख करके दिया 22 तारीख को, और उसको परमिशन मिलने में एक तारीख लग गई, 9 दिन लग गए। परमिशन किसने देनी? दिल्ली की सरकार ने देनी है। दिल्ली की सरकार के मंत्री के बाद दिल्ली के बाबू नहीं सुनते हैं तो वो किसकी जिम्मेदारी है? ये भी मोदी की जिम्मेदारी है क्या? दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन प्लांट में वो 2.5-25 टन का ऑक्सीजन प्लांट है नजफगढ़ में, जिसको मैंने दिखाया था, जिसकी वीडियो पूरे देश भर में वायरल हुई है। वो प्लांट किसी दिल्ली वाले ने नहीं सोचा था, किसी दिल्ली वाले ने ये नहीं सोचा था कि आप दोनों की खींचतान, इस खींचतान में यहां तक स्थिति आ जाएगी, यहां तक स्थिति आ जाएगी कि लोग मरने लगेंगे आप दोनों लोगों की खींचतान में। इसकी जिम्मेदारी कौन है? मुझे बताएंगे। द्वारका के अंदर अस्पताल बना हुआ है 17, बताइए ना हमें बताइए। आप तो बड़े उछल के कह देते थे, आप तो उछल के कह देते थे ना, आप बड़ी जल्दी से उछल के कह देते थे कि दिल्ली बड़ा स्पेशल स्टेटस है, दिल्ली का स्पेशल स्टेटस है, दिल्ली स्पेशल स्टेटस है, आप कहते थे ना। तो अब आप जब मर रहे हैं लोग तो कहाँ गया स्पेशल स्टेटस और कहाँ चले गए आप? प्रतीक जी, मुझे ये नहीं पूछेंगे आप उनसे सवाल कि दिल्ली के अंदर 1725 बेड का हॉस्पिटल तैयार है, उसको आपने चालू नहीं किया 3 साल से। जनकपुरी के अंदर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल तैयार है, तो जवाब तो नहीं देते हैं वो लोग, उनसे कौन सवाल करेगा? मैं आपके माध्यम से पूछ रहा हूँ, जवाब देने की जगह हम पर सवाल करते हैं। आप कहिए कि 45,000 करोड़ रुपया मोहल्ला क्लिनिक पे खर्च कर दिया और सवाल पूछे तो गलत है। आप राजनीति कर रहे हैं किसके? अगर मान लीजिए कि मैं राजनीति कर रहा हूँ तो आप तो राजनीति नहीं कर रहे, आप तो बड़ी पत्रकार है, तो 5-6 साल में आपने भी तो सवाल पूछे होंगे, आपने भी तो देखा होगा दिल्ली के अंदर अस्पताल बने तैयार है, आम आदमी पार्टी चालू नहीं कर रही है। दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन बनाने की फैक्ट्रियां हैं, उसको परमिशन नहीं दी जा रही है। आपने पूछा होगा कि जनकपुर स्पेशल केवल 15 बेड क्यों चालू है जब 300 बेड का अस्पताल तैयार है? क्यों वो बाकी बेड चालू नहीं है? ये आपने नहीं पूछा। आप ये मैं पूछ रहा हूँ, क्यों नहीं पूछा? तो आप कहते हैं मैं पूछता हूँ। नहीं, आप 490 आपने दे दिया, 490 मेट्रिक टन उन्होंने मांगा, आपने 490 मेट्रिक टन दे दिया उन्हें। जो आपको ऑक्सीजन दिया, आप उसकी सप्लाई नहीं कर पा रहे। आप मैक्स हॉस्पिटल के अंदर सप्लाई प्रॉपर है, लेकिन गंगाराम के अंदर नहीं हुआ, लोग मर जाएंगे। आप जाएंगे तो आपने बेटर कोऑर्डिनेशन के लिए आपने उनसे, ये कोऑर्डिनेशन कौन करेगा? आपसे जब अगर आप कहते हो नहीं तो आपने उनके वो किस प्रकार की मॉनिटरिंग कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं मॉनिटरिंग? क्यों सरकार में बैठ करके सब लोगों को बता रहे हैं, ज्ञान बांट रहे हैं? परमिशन देने में 9 दिन उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। इनको चुप कराइए, फिर मैं एक बात क्यों नहीं, जिम्मेदारी तो है। देखिए, मुझे ये लगता है कि नवीन जी सारी बातों से ठीक से अवगत नहीं है। दिल्ली में हम 22 तारीख से लगातार कह रहे हैं कि दिल्ली में ऑक्सीजन की भारी कमी है। हमने कहा कि दिल्ली में 976 मीट्रिक टन की आवश्यकता है, दिल्ली को मिल रहा है 300 मीट्रिक टन। अभी ये कह रहे हैं कि हॉस्पिटल बेड क्यों नहीं बढ़ा रहे? हालात ये होगी जो हॉस्पिटल बेड उसको कम करना पड़ रहा है, चूंकि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है। क्या चाहते हैं हम? बेड बढ़ा दे, फिर ऑक्सीजन बिना लोग मरे। अभी तो एग्जिस्टिंग जो हमारे पास बेड हैं उसको हम ठीक से हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं दे पा रहे हैं। लगातार इस बात को दिल्ली सरकार कहते रही, ये मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन देते रहे। हालात यहाँ होगी लगातार 7 दिन से हाईकोर्ट में बहस हो रही है, और आपने ही कहा
कि हाई कोर्ट को अब यहाँ तक कहना पड़ रहा है कि एनफ इज एनफ, सर के ऊपर से पानी निकल रहा है, अब हमें आप अवमानना की कार्रवाई करनी पड़ेगी। कल ऊर्जा मंत्री को कोर्ट में अपीयर होने के लिए कहा गया, उन्होंने कहा कि आपने एश्योरेंस को ब्रेक किया है। मेरा ये कहना है कि दिल्ली को अगर पूरे देश में आप सभी राज्यों को ऑक्सीजन डिमांड या डिमांड से ज्यादा दे रहे हैं तो दिल्ली के साथ सौतेला व्यवहार क्यों कर रहे हैं? आज भी हमारे पास 490 मीट्रिक टन जो एलोकेशन पिछले 19 तारीख को इन्होंने किया था वो भी आज तक मीट आउट नहीं हो पाया, जबकि 976 मीट्रिक टन की जरूरत है। मैं तो ये कह रहा हूं, जवाब दीजिए, संजीव झा जवाब दीजिए, संजीव झा जवाब दीजिए। मैं आ रहा हूं, नवीन आ रहा हूं। 1700 बेड का आपने वादा 2017 में किया था, वो अस्पताल क्यों नहीं बना अभी तक? मैं आपको क्या कह रहा हूं, मेरे पास पानी तो आपने फ्री पे पहुंचा दिया, बिजली फ्री पे, पानी पहुंचा दिया, बिजली पहुंचा दी फ्री आपने, चुनाव जीत लिया आपने। मुझे बताइए 1700 बेड का तो 2017 में क्यों दिया था वादा आपने? प्रतीक जी मेरी बात आप सुन लीजिए, मेरे पास अभी 10,000 बेड तैयार है। ये ऑक्सीजन दे, मैं आज रात में 24 घंटे के अंदर दिल्ली में 10,000 ऑक्सीजन बेड तैयार हो जाएगा। 24 घंटे के अंदर 2200 हमारे पास आईसीयू और वेंटिलेटर तैयार हैं। मैं यही तो कह रहा हूं कि प्रतीक कैसे चलेगा ये? नवीन जी जवाब दीजिए, नवीन जी जवाब दीजिए। संजीव ने कहा है कि 24 घंटे के अंदर तैयार हो जाएगा। आप जवाब दीजिए इस बात का, जवाब दीजिए मुझे। जेस हॉस्पिटल को ये 3 साल से बना करके बैठे हैं, द्वारका में चालू नहीं किया। उस हॉस्पिटल को अभी परवेश वर्मा जी ने गृह मंत्री से बात करी, सुनो मेरी बात, चुप होकर सुनिए जरा, बीच में मत बोलिए। उसको 7 दिन के अंदर चालू कर देंगे और 7 दिन में 500 बेड चालू करेंगे। ऑक्सीजन की व्यवस्था, ऑक्सीजन जो ऑक्सीजन जनरेटर है, ऑक्सीजन के जितने बनाने वाले इक्विपमेंट है, ऑक्सीजन उसको सारी व्यवस्था करिए। हम दिल्ली में हमारे सांसद ऑक्सीजन के लिए लोगों को कंसंट्रेटर बांट रहे हैं, फ्री में दे रहे हैं, अस्पतालों को दे रहे हैं। दिल्ली सरकार व्यवस्था नहीं कर सकती थी। आपको एक इनकी आटे ही बताती है, केंद्र सरकार ने वेंटिलेटर के लिए पैसा दिया, 1 साल में इन्होंने उसका टेंडर तक नहीं किया। आपने ऑक्सीजन बनाने के, जनरेट करने के 8 प्लांट लगते थे, पैसा दे दिया, उसके बाद उसको प्रचार में खर्च कर दिया, एक प्लांट नहीं लगाया। आप दूसरे पर जवाब देने दीजिएगा इनको। अब ये कह रहे हैं कि हमारे चुप रहिए, आप चुप रहिए, अब मेरी बात सुनिए। अब ये कह रहे हैं कि कॉन्सेंट्रेटर हमारे सांसद बांट रहे हैं, दूसरी तरफ ये हाई कोर्ट में कह रहे हैं कि हमारा कॉन्सेंट्रेटर कस्टम में फंसा हुआ है, इसीलिए हम दिल्ली सरकार कॉन्सेंट्रेटर नहीं दे सकते। दूसरी बात, मेरे यहाँ बुरारी विधानसभा का मैं विधायक हूं, बुरारी में 700 अब मेरी बात सुन लो आप, बुरारी में 700 बेड का हॉस्पिटल तैयार है मेरे पास, मैं केवल 300 बेड इसलिए शुरू कर पा रहा हूं क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि ये मौत के नाम से राजनीति ना करो। यहाँ आप कोर्ट में भी गुमराह कर रहे हैं और यहाँ भी जनता गुमराह कर रहे हैं। ये लाशों पर राजनीति करना आप बंद कर दीजिए। आप दोनों लोगों को चुप कर रहा हूं, दोनों लोगों को चुप कर रहा हूं मैं। नवीन मालूम है आपको, और नवीन और दोनों, संजीव से दोनों से कह रहा हूं, दोनों लोग बहुत पुराने लोग हैं, दोनों लोग पुराने। नवीन सुन लो मेरी बात, सुन लो, जो देख जो रहे ना, वो सारे लोग सब देख के यही बात कह रहे हैं, क्या वक्त है, आदमी मर रहा है। वो कह रही है मेरी माँ का 85 पहुंच गया ऑक्सीजन, हम लड़ाई कर रहे हैं। डॉक्टर विष्णु पारिकर से मैं आना चाहता हूँ कांग्रेस के प्रवक्ता के पास। राधिका मैं आ रहा हूं, बस जस्ट गिव मी 40 सेकंड, बस एक जवाब लेना चाहता हूं फोर्टिस हेल्थ केयर से, क्योंकि मौजूद है डॉक्टर विष्णु पारिकर। मैं ये जानना चाहता हूं, नवीन सुन लीजिए, नवीन मैं आ रहा हूं। डॉक्टर विष्णु पारिकर, हॉस्पिटल्स की खासतौर से जहां से आप फोर्टिस हेल्थ केयर से, ऑक्सीजन की सप्लाई बेटर हुई है या स्टिल अभी भी दिक्कतें आ रही हैं और यू आर फेसिंग ट्रबल्स? डॉक्टर विष्णु पारिकर, मैं अगर पिछले हफ्ते की तरफ से बोलूंगा, आज काफी बेटर है, लेकिन हर दिन कोटा नहीं आएगा तो फिर फंस जाते हैं। तो लेकिन पहले जैसे था कि सुबह का चिंता होता था कि अगर अभी नहीं आएगा तो हमारा दोपहर में खत्म हो जाएगा, वो स्थिति नहीं है अभी। तो थोड़ा सुधार हुआ है, तो मैं दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार को धन्यवाद दे रहा हूँ। बट फिर भी हालत बहुत बुरा है। हम बेड बढ़ा रहे हैं, लेकिन बेड के लिए ऑक्सीजन भी चाहिए। और जैसे पिछले हफ्ते जो अभी हुआ था बत्रा हॉस्पिटल में, वो हादसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज मैं उनके साथ भी काम किया हूँ। दुख की बात है। लेकिन अगर मैं कहूँ आपसे, डॉक्टर साहब एक मैं कहूँ, अगर मैं आपसे कहूँ कि आउट ऑफ 100 सिचुएशन इज हाउ मच बेटर फ्रॉम, इफ यू हम आस्किंग अबाउट इन 100, अगर उसका मीटर है 100 तो कितना सुधार है? मैं बोलूँगा 65-70% का सुधार हुआ है।
बिकॉज हम लोग का तो लिक्विड ऑक्सीजन यूज करते हैं। मुझे जवाब मिल गया डॉक्टर साहब, जवाब मिल गया डॉक्टर, जवाब मिल गया मुझे। कांग्रेस की प्रवक्ता राधिका। प्रतीक जी, 7 साल हो चुके हैं मोदी सरकार को इस देश को चलाते हुए, और 6 साल के करीब हो चुके हैं आम आदमी पार्टी की सरकार को दिल्ली में। मोदी सरकार की बात करें तो ये बात तो एक बिल्कुल साफ है कि मोदी जी और उनकी सरकार को लाशों पे उत्सव मनाने का बहुत बड़ा शौक है, और वो सिर्फ इसी समय नहीं देखने को मिला है। वो हमें डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे भी देखने को मिला था, जब उन्होंने बिना तैयारी के एक डिमोनेटाइजेशन लागू कर दी थी, जब नोट भी नहीं थे, जो नए नोट लोगों तक पहुंच पाए, तब भी मौतें थी, तब भी लाइनें थी, तब भी लाशें थी, तब भी प्रधानमंत्री दूसरे देश में जाके ड्रामा कर रहे थे, तालियां बजा रहे थे, और आपके शो पे हमने चर्चा करी। आज 7 साल बीत चुके हैं फिर भी, और 1 साल का पीरियड था इस सरकार के पास तैयारी करने को, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या दिल्ली की सरकार हो। दिल्ली देश की राजधानी है। अगर देश की राजधानी के ये हाल है तो आप सोचिएगा कि उत्तर प्रदेश हो, कर्नाटक हो या बंगाल हो या कोई और भी प्रदेश हो, वहां पे क्या हाल होंगे अगर देश की राजधानी, जहाँ पे स्वयं मोदी जी भी रहते हैं, सारे बड़े बड़े मंत्री रहते हैं, उनके परिवार यहाँ रहते हैं। मैं सहमत हूँ आपसे, मैं सहमत हूँ। टीकों की उत्सव की बात करते हैं मोदी जी, बहुत अच्छी बात है, उत्सव कीजिए। वैसे तो ये उत्सव के शौकीन है, जैसे मैंने कहा लाशों का उत्सव मनाते हैं, लेकिन आप टीका उत्सव ले और आपके पास टीके नहीं है लगवाने को। क्या टीके पूरे हैं? हर जगह आपको ये आप ऐप पे अप्लाई करेंगे तो कहीं पे कोविशील्ड अवेलेबल नहीं है, कहीं पे कोवैक्सीन अवेलेबल नहीं है, टीके कहीं पे नहीं है। कई प्रदेश तो ये शुरू भी नहीं कर पाए। आपने फिर, क्योंकि आपको एक PR इनिशिएटिव चलाना था, दुनिया को दिखाना था, हर चीज दुनिया को दिखाने के लिए, टीवी पे दिखाने के लिए कर देते हैं, लेकिन टीके अवेलेबल नहीं है। वही कंपनियां जिनसे आज आप टीके ला रहे हैं, चाहे वो फाइजर हो, जब वो कह रहे थे पिछले साल दिसंबर में कि हम आपको इमरजेंसी यूज के लिए टीके देना चाहते हैं, तब भारत सरकार ने उनसे बात नहीं करी। 1 साल पहले जब राहुल जी ने कहा कि कोरोना पैर पसारने वाला है, तब स्वयं चाहे अपने स्वास्थ्य मंत्री हो, चाहे अन्य मंत्री हो, भाजपा सरकार के, सबने मजाक उड़ाया। आज भी वही करते आ रहे हैं। इनके मंत्रियों को सबसे ज्यादा अगर शौक है तो वो ट्रोल मंत्री बनने का है, लेकिन जनता, आज जो सच्चाई है, अभी भी मंजर दिल्ली की राजधानी में ये है कि ऑक्सीजन बेड नहीं है। हॉस्पिटल्स को ट्वीट करना पड़ रहा है कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, आम नागरिकों से मदद मांग रहे हैं, हमें प्लीज ऑक्सीजन दिलाइए। लोगों को सांस लेने के लिए तड़पना पड़ रहा है, भीख मांगनी पड़ रही है, और ऐसे भी हालात हो चुके हैं कि दिल्ली में अस्पताल कह रहे हैं ऑक्सीजन हमारे पास है नहीं, मरीजों के लिए आप लिखित में दीजिए कि आप अपना सिलेंडर खुद लेकर आएंगे, ऑक्सीजन का इंतजाम खुद करेंगे, हम आपको बेड दे देंगे। अगर ये हालात दिल्ली के अस्पतालों के हैं तो सोचिए गुजरात में कच्छ जैसी जगह में क्या हालात होंगे, और गुजरात में भी ऐसी हालात है। फिर हम आते हैं IPL के ऊपर। IPL को लेकर कितनी बार कहा कि उसे रोका जाना चाहिए, पर नहीं, अंदर बबल के अंदर प्लेयर्स खेल रहे हैं, और इसमें मैं प्लेयर्स को भी जिम्मेदार मानती हूं कि आप उस बबल के अंदर क्रिकेट खेल रहे हैं, और वही दिल्ली, वही गुजरात में बबल के बाहर सड़कों पे लोग मर रहे हैं। प्लेयर्स को नैतिकता, इंसानियत दिखा के स्वयं पैसे छोड़ के खेलने से मना करना चाहिए था। जब बाहर मौत का मंजर दिख रहा है, वो अंदर खेल रहा है, और आज जब प्लेयर्स पॉजिटिव हो जाते हैं तो आप उस चीज को रोकते हैं। क्या आपका सारा ध्यान, सारी अरेंजमेंट, सारा पैसा प्लेयर्स को बबल दबाने के लिए होना चाहिए था कि यहाँ पे लोगों के लिए पैसा लगाना चाहिए था? आपको ये तय करना पड़ेगा कि आपको उत्सव में पैसा लगाना है, आपको चुनावी रैलियों में पैसा लगाना है। इतना पैसा भाजपा ने, चाहे वो बंगाल हो, असम हो, 5 राज्यों के चुनावों में पैसा लगाया है। ये पैसा अगर भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर लगा देती, अपना पैसा लगा देती, तो क्या चला जाता? कितनी लाखों जाने बच जाती। और ये जो आंकड़े आ रहे हैं ना रोज, प्रतीक जी, 3,500, यहाँ पे आम आदमी पार्टी साहब के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, मैं उनसे राधिका, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। राधिका, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। मैं आपको मैं आता हूँ, एक कॉलर आ रहे हैं, मैं बिल्कुल ऑफकोर्स राधिका, यही सवाल तो आपसे भी पलट के पूछा जा सकता था कि 70 सालों में आपने अस्पताल और व्यवस्था ठीक कर दी होती तो कितना अच्छा होता। पूछने वाले तो आपसे भी पूछते कि आपने अच्छी बेहतर व्यवस्था करी होती तो कितना अच्छा होता। नहीं, नवीन पॉलिटिक्स नहीं, बिल्कुल पॉलिटिक्स। एक कॉलर है, मैं जवाब देना चाहूंगा उनका। जी, कॉलर है कोई? जी, मैं आ रहा हूँ, शिवसेना के पास आ रहा हूँ। प्रमोद जी बोलिए, प्रमोद जी बोलिए, प्रमोद जी बोलिए। मैं आ रहा हूँ नवीन। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज इन नेताओं ने डॉक्टर को भी असहाय बना दिया है इलाज करने में, और यहाँ आकर हेलो बोलिए, बोलते रहिए सर, बोलते रहिए जी, आवाज आ रही है, बोलते रहिए। में अपनी नाकामियां छुपाना चाहते हैं। ये क्या चाहते हैं? लाशें बिछ रही हैं, हम दिन में रोते हैं ये देख के कि क्या होगा इस हिंदुस्तान का। और मैं दूसरी तरफ ले जाना चाहता हूँ छोटे व्यापारियों
इनकी दुकानें बंद हैं, इन देनदारियों से मरेंगे, भूख से मरेंगे, इनकी फैमिली भूख से मरेगी, क्योंकि ये सरकारें इन व्यापारियों के लिए, छोटे दुकानदारों के लिए, मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं कर रही है। ना पिछले साल कुछ किया है, ना इस साल कुछ किया है। हमारी दुकानें बंद हैं, हम कैसे बच्चों को रोटी खिलाएंगे, कैसे रेंट देंगे, कैसे EMI देंगे? हम किसी का भीख नहीं चाहते, हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि हमारी EMI को 6 महीने आगे बढ़ा दिया जाए, ताकि हम हाथ जोड़ के सबका पैसा देंगे, ताकि हमारे बच्चे जीवित रह सके, हम रोटी खा सके। हमेरा इतनी आगे लोग यहाँ आगे बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची आवाजों में बातें करते हैं, अपनी नाकामियां छुपाते हैं नेता। इन नेताओं ने हिंदुस्तान का सत्यानाश कर दिया। क्या ये इसी ढंग से वोट मांगेंगे? इतनी ऊंची आवाज में वोट मांगेंगे आकर ये? या वोट मांगने के टाइम पे तो ये झुक जाते हैं, जमीन पर बिछ जाते हैं ये। जी प्रमोद जी, शुक्रिया। ये बात सच है कि हम भी शरीक है उसमें, नाकामियां छिपाते हैं, और नाकामियां छिपाने की सबसे पहली चीज ये होती है कि आवाज तेज होती है। किसी की भी आवाज अगर तेज है तो समझ लीजिएगा वो नाकामियां अपनी छिपाने की कोशिश कर रहा है, और जब तेज बोले हाँ मैं भी शरीक हूं उसमें, तो कोई ना कोई चीज छुपाना चाहता है, बचना चाहता है, सवाल कहीं तीखे ना हो जाएं इसलिए बचना चाहता है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। मैं आनंद दुबे आपके पास आना चाहता था, लेकिन कॉलर बहुत देर से वेट कर रहे थे। मैं ब्रेक के बाद सबसे पहले आपसे शुरू करूंगा, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। भैया जी कहिए। भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं आनंद दुबे आप ही के पास आना चाहता हूं, लेकिन मैं संजीव झा जी जो मौजूद है, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता यहाँ पे, उनका एक सेंटेंस मुझे बिल्कुल ध्यान है। उन्होंने नवीन कुमार जी से कहा, संजीव झा जी नवीन कुमार से साफ कहा कि बेड हम बनाने के लिए तैयार हैं, और बेड हमारे 10,000 का या 1,000, 10,000 बोला आपने, लेकिन ऑक्सीजन सिलेंडर प्रोवाइड करा दें। नवीन कुमार जी इस पे जवाब अगर आप दे देंगे तो बहस खत्म। जिस वक्त कहेंगे ये बहस खत्म, कोई बहस है ही नहीं, ये सब निरर्थक है बहस। आप अगर ऑक्सीजन जितनी मांगी गई है, इन्होंने जितनी मांगी है उतनी आप इंश्योर करा दें। राधिका मौजूद है यहाँ पे, शिवसेना मौजूद है, डॉक्टर विष्णु पागड़े और संजीव झा। संजीव झा ने कहा कि बेड बनाने को तैयार है वो, बस सिर्फ ऑक्सीजन आप इंश्योर करा दीजिए, सिर्फ ऑक्सीजन। मैं आ रहा हूँ, आई विल गिव यू चांस, बीजेपी को चांस दे रहा हूँ मैं। आनंद दुबे कुछ कहना चाहते हैं? आनंद दुबे, मैं माफी के साथ मैं माफी मांग रहा हूँ, मैं फर्स्ट चंक में नहीं पूछ पाया आपसे। आनंद दुबे, मैं आ रहा हूँ, नवीन आ रहा हूँ। आनंद दुबे, प्रदीप भाई मैं 10 सेकंड बोलूं, उनका जवाब दे दूं। नहीं, पहले आनंद दुबे शिवसेना। केंद्र सरकार ने आंखों में पट्टी बांध रखी है। मोदी जी को बहुत बड़ा शौक है कि आपदा में भी अवसर कैसे ढूंढा जाए और राजनीति की जाए। उन्होंने टीवी पर आकर ये कह दिया कि टीका उत्सव मनाएंगे 1 मई से। आनंद दुबे, गाली देने से बेहतर है कोर्ट ने जो कहना था वो कह दिया। आप तो मुद्दे पे आओ, सीधे मुद्दे पे आओ। जैसे मैंने मुद्दे की एक ही लाइन उठाई, आम आदमी पार्टी ने कहा बेड बनाने को तैयार हूं, ऑक्सीजन वो दें। मैंने ऑक्सीजन की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की, तो सीधा आप अपने मुद्दे पे आओ। आनंद दुबे बिल्कुल मुद्दे पे आओ। मैं मुद्दे की बात कह रहा हूं, एक मुझे ध्यान से सुनिए, मुझे समझ लीजिए। उन्होंने कहा कि 1 मई से लेकर 18 वर्ष से लेकर 44 वर्ष आयु के व्यक्ति, हेलो, जी मैं सुन रहा हूँ, बोलिए। हाँ सुन रहा हूँ, आनंद आ रही है, बात आ रही है। 44 वर्ष के व्यक्ति टीकाकरण कर सकते हैं। आप महाराष्ट्र के साथ एक ऐसी नीति अपनाने जा रहे हैं इस टीका को लेकर कि पूरा महाराष्ट्र आज चिंतित है, मुंबई चिंतित है। आपने हमें टीका नहीं दिया और कहते हैं टीका उत्सव मनाइए। वहीं की अदर पूनावाला कहते हैं कि आपने हमको ऑर्डर दिए थे 26 करोड़ वैक्सीन के डोजेस बनाने का, जो कि हमने 15 करोड़ आपको बना के डिलीवर कर दिया है। बचा 11 करोड़, वो भी हम आपको जल्दी बना के दे देंगे। जब 1 साल कोरोना से देश जूझ रहा था, तो क्यों नहीं आपने उस समय इन 2 बड़ी कंपनियों, एक सीरम इंस्टीट्यूट और दूसरी भारतीय बायोटेक को आपने ऑर्डर दिया। जब उनको आपने ऑर्डर ही नहीं दिया है कि वैक्सीन बनाइए भारत की जनता के लिए, तब आप कैसे कह सकते हैं कि पूरे भारत को एक साथ आप टीका लगवाइए? अदर पूनावाला का ये स्वयं खुद का कहना है। अदर पूनावाला कह रहे हैं, ये कोई और नहीं कह रहा है। अदर पूनावाला ने यहां तक कहा है कि मैंने जो वैक्सीन की डोजेस बनाई है वो सिर्फ और सिर्फ भारत के लिए, मैंने जो विदेशों में मुझे देना था, एक्सपोर्ट करना था, वो भी मैंने बंद कर दिया, जिसके लिए मुझको लीगल नोटिसेस का सामना करना पड़ रहा है। और आपको एक जानकर हैरानी होगी कि मुंबई की आबादी 2 करोड़ के करीब है। मुंबई में आज केवल 5 जगह वैक्सीनेशन सेंटर खुले हैं। ये कितनी शर्म और दुर्भाग्य की बात है।
आज मुंबई जैसे शहर जो कि देश की आर्थिक राजधानी है, आप उसके साथ धोखा कर रहे हैं। आपको बताना होगा कि आपको उसको बताना होगा। मैं आनंद में आ रहा हूँ। ये सवाल आपका बिल्कुल नवीन कुमार, टीका की व्यवस्था नहीं थी। बिल्कुल नवीन कुमार बिल्कुल जवाब देंगे। एक कॉलर है राजस्थान से, कॉलर है राजस्थान से कॉलर है जी, जल्दी से बोलिए, अपनी बात बोलिए जी। प्रतीक जी नमस्कार। राम मिश्रा अपनी बात बोलिए। नमस्कार सर। नेताओं ने कहाँ से बोले का बेड़ा गर्क कर दिया है। मेरी समस्या ये है कि आज सुबह मैंने 9 बजे वैक्सीन लगवाने के लिए covid.gov.in पर मेरा और मेरी धर्मपत्नी का अपॉइंटमेंट BCMO लक्ष्मणगढ़ में 11 बजे से और 12:30 बजे तक का लिया। बड़े इंतजार के बाद मुझे अपॉइंटमेंट मिला, वैक्सीन लगवाने पहुंचा, लाइन में लगा और लगवाने का जब नंबर आया तो स्टाफ ने मुझे बताया कि आपका अपॉइंटमेंट ही कैंसिल हो गया है। सर दुख हुआ, लेकिन मैं उन लोगों को देखकर जी रहा हूं जो लोग अस्पतालों में हैं। मैं न्यूज 18 के माध्यम से गुजारिश करता हूं कि सिस्टम को ठीक करवाइए और ऐसा नहीं और से नहीं तो कारण क्या बताया? नहीं राम मिश्रा जी कारण क्या बताया? कारण यह बताया कि आपका अपॉइंटमेंट कैंसिल हो गया है सिस्टम के द्वारा। सर मेरे तो यही समझ नहीं आ रहा कि कौन सा सिस्टम है। नेताओं को अभी सुधारना चाहिए। अभी तो 18+ की वैक्सीन का स्टार्टिंग का समय है और देश युवाओं का देश है। युवाओं का देश अगर अस्पतालों में भीड़ में जमा हो जाएगा। राइट राम जी राइट राम मिश्रा जी, आपका अपॉइंटमेंट था। अलवर राजस्थान से बोल रहे थे जी, अलवर राजस्थान से बोल रहे थे कि आपका अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दिया आपका पत्नी का और बहन का, कि क्योंकि बताया गया कि आपका कोई रीजन आपने नहीं बताया, लेकिन उन्होंने कहा कि आपका अपॉइंटमेंट कैंसिल हुआ। नवीन आनंद दुबे ने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है। आप मुंबई जैसे शहर में सिर्फ 5 जगह टीकाकरण, और उसमें भी मुझे नहीं मालूम है कि सेकंड डोज के लगने के लिए क्या होगा, और मुझे उसका भी जवाब दीजिए। संजीव झा ने जो बोला है, मैं संजीव झा से सवाल पूछूंगा। इन्हीं की सरकार थी ना जो रामलीला मैदान पे सरकार को उतार लाई थी। रामलीला मैदान पे सरकार को उतार के लाने की बात संजीव झा ने ही कही थी। मैं इनसे पूछूंगा कि कितनी सरकार आ गई रामलीला मैदान में और कितना लोगों को न्याय मिल गया। पर नवीन कुमार जी वो सवाल का जवाब दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि संजीव झा ने कहा अस्पताल बनाने को तैयार हूं, ऑक्सीजन जो है आप इंश्योर करिए। मैं तीनों की बात का जवाब देता हूं प्रतीक भाई, एक का नहीं। अभी राजस्थान से जो व्यूअर्स बोल रहे थे उन्होंने दर्द की बात सही कि राजस्थान सरकार से तो साहब वैक्सीन चोरी हो रही है। वो वैक्सीन चोरी करवा रहे हैं तो वो क्या किसी को टीका लगाएंगे, ये उसका जवाब देंगे। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, महाराष्ट्र में आपने कहा कि टीकाकरण के 5 सेंटर खोले हैं। महाराष्ट्र में आनंद भैया 5 लाख वैक्सीन आपने एक्सपायर कर दी। 5 लाख, 2.5 लाख लोगों की जिंदगी बच सकती थी। आप वैक्सीन लगाने की जगह पूरी सरकार उसके विरोध में थी कि जब तक टेस्टिंग रिपोर्ट तीसरी नहीं आएगी हम नहीं लाएंगे। कितना बड़ा क्राइम है, 5 लाख वैक्सीन खराब कर दी। अब आगे आप प्रवचन दे रहे हो कि वैक्सीन लगना चाहिए है? एक बार नहीं सोचा। मैं कांग्रेस की अभी हमारी प्रवक्ता साथी बोल रही थी, उन्होंने कहा कि लाशों के ढेर का आप राजनीति करना चाहते हैं। कौन कर रहा है लाशों के ढेर करना चाहते हैं, हम या आप? आपके राहुल गांधी ने वैक्सीन लगवाई, लोगों को प्रेरित किया? नहीं किया। लोगों को उन्होंने वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों पर सवाल उठाया। आप कह रहे हैं आप वैक्सीन आप क्यों नहीं परचेज कर रहे हो? आपके वैक्सीन प्रतीक भाई, मैं किसी के बीच में नहीं बोला। प्रतीक भाई मैं किसी के बीच में नहीं बोला हूं, मुझे कम से कम आप बोलने दीजिए। 3 लोग मेरे पर आरोप लगा रहे हैं, मैं किसी पे नहीं बोल रहा। मुझे 30 सेकंड तो दीजिए ना कम से कम। मुझे नहीं आप 16 मिनट बोल लीजिएगा, पर वो मुद्दों पे बोल दीजिएगा। मैं केवल मुद्दों पे सब बात। कोलकाता से कॉल है। आप जनता देख रही है, अगर आप मुद्दे पे बोलते ना तो जनता जानना चाहती जवाब का। झा साहब के सवाल का जवाब दीजिए, और आनंद दुबे का सवाल का आपने जवाब दिया। ये क्राइम है कि अगर 5 लाख अगर वैक्सीन वेस्ट होती है तो ये क्राइम है आनंद दुबे, क्राइम है। इसमें तो मुकदमा चलना चाहिए, लिखाया जाना चाहिए। ये क्राइम है आनंद दुबे। घोष साहब कोलकाता से पूछे। दादा बोलो दादा। जी नवीन जवाब दीजिए। अभी कॉलर का फोन कट गया। जी नवीन कुमार जी जवाब दीजिए। प्रतीक भाई, आम आदमी पार्टी ने कहा कि दिल्ली में अगर वो वैक्सीन देते 10,000 बेड उनके को ऑक्सीजन देते 10,000 बेड उनके पास तैयार है। 30 अप्रैल तक दिल्ली के अंदर 8 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगने थे, एक नहीं लगाया, वो अलग बात। 30 मई तक ये 44 लगाएंगे, कैसे लगाएंगे अभी तक नहीं बताया। रामलीला मैदान में इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आप किस आधार पर तैयार कर रहे हो?
अगर रामलीला मैदान में आप तैयार कर रहे हो, उससे बेहतर होता कि आप ऑक्सीजन की व्यवस्था करते उस जगह पर जहां बने हुए बेड है, जहां आपके हॉस्पिटल तैयार है। रामलीला मैदान पे ये तैयार नहीं कर रहे, रामलीला मैदान पे बात का प्रेफरेंस कुछ और था। प्रतीक भाई, रामलीला मैदान का बात करना, दिल्ली के अंदर जो दिल्ली सरकार क्यों जाकर के जगह जगह फोटो सेशन करा रही है कि वो जा रहे हैं राधा स्वामी सत्संग सेंटर में, वो बनवा रहे हैं, वहां जाकर रामलीला मैदान में बनवा रहे हैं। आप इंफ्रास्ट्रक्चर जो बना हुआ है वहां पर ऑक्सीजन की व्यवस्था क्यों नहीं कर रहे? दिल्ली का ऑक्सीजन प्लांट परमिशन मांग रहा है, संजय झा, आज तक नहीं मिली। 1 मई को आपने परमिशन दी, कल हम ये कह रहे थे कि चलेंगे। संजय झा ये कहते हैं कि आप ऑक्सीजन इंश्योरेंस लॉजिस्टिक्स नहीं संभाल पा रहे हैं, लॉजिस्टिक्स नहीं संभाल पा रहे हैं, और आज कोर्ट ने कहा आईआईटी और आईएम के लोग ज्यादा बेहतर काम कर सकते हैं आपसे, आईआईटी और आईएम के लोग ज्यादा बेहतर काम कर सकते हैं आपसे, और नहीं हो रहा है तो करवाइए उनसे। नवीन जी अभी बात कर रहे थे, कह रहे थे कि ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगने थे 6 जो केंद्र सरकार को लगाना, 7 जो केंद्र सरकार को लगाना था, वो क्यों नहीं लगा? बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि पीएम केयर्स फंड से पैसा आया, ठेकेदार केंद्र सरकार ने अपॉइंट किया, इंजीनियर इनके थे, और कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार ने क्यों नहीं लगाया। मैं बुरारी का विधायक हूं, मेरे यहाँ भी एक जनरेशन प्लांट लगना था, मैं पिलर टू पोस्ट दौड़ता रहा, मेरा कॉन्ट्रैक्टर फोन उठाता ना इंजीनियर मेरा फोन उठाता था, क्योंकि पूरे देश में उसी को लगाना था। तो ये गलती किसकी थी और क्यों नहीं लगी? लेकिन मैं स्तुतु में मैं अब नहीं जानना चाहता, मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि आज हमारे पास, आप इनको चुप रहिए नवीन जी, मैं आपके पीछे नहीं बोल रहा था। अरे क्यों घबरा रहे हो, सुन तो मेरी बात। वो हम लगा, चूंकि वो 44 अब हमने चूंकि खुद मंगाए हैं, ये हमारे अधिकारी और हमारे इंजीनियर लगा के आपको दिखाएंगे, पहली बात। दूसरी बात सुनिए, अब मेरी बात सुन लो। मैंने जब कहा कि 10,000, चूंकि इसमें ऑक्सीजन बेड की जरूरत है, बुरारी में ही हमने 2,500 ऑक्सीजन बेड तैयार किया है, कॉमनवेल्थ और जमुना स्पोर्ट्स क्लब मिला के हमने 1,500 बेड तैयार किया है, 500 बेड रामलीला मैदान में और 500 बेड जीटी में आईसीयू बेड तैयार किया है, क्योंकि ऑक्सीजन पे अगर कोई पेशेंट सीरियस हो जाए तो आईसीयू बेड की भी जरूरत है। साथ साथ जितने भी हमारे एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स हैं उसमें संजीव झा ये सब झूठा है। संजीव झा यकीन मानिए, ये नवीन रुकिए, ये सब झूठ है, ये और एक ही शब्द है उसके लिए, मक्कारी है, मक्कारी। प्रतीक दम तोड़ रही है व्यवस्था, लाचार खड़े हैं हम, और अस्पताल ना मिलने की वजह से मरीज मर रहे हैं। संजीव झा मर रहे हैं। आज अगर अस्पताल, मैं कह रहा हूं, मैं अभी अस्पताल के लिए नंबर देता हूं, आप दिलवा दो नंबर, मरीज को दिलवा दो। मैं संजीव झा, आप अपने अस्पताल में एक बेड दिलवा दीजिए। आप प्रतीक जी, रोज हम 500-700 रोज कॉल आते हैं, रोज दिन रात काम करते हैं, वो डिबेट का विषय हो सकता है, लेकिन आपके 50, अच्छा बताइए 50 आपके पास आते हैं, कितने बेड मिले? वो टीवी पे बताने से फायदा नहीं है कि हम कितने को दिलाते हैं और कितने को बेड मिलता है, कितने को नहीं मिलता है। पर मेरा ये कहना है, मेरा प्रतीक, जो मेरा सवाल था, आप मेरी बात, नवीन जी रुकिए, नवीन जी चुप रहिए, एक मिनट नवीन जी चुप रहिए, संजीव झा को बोलने दीजिए, संजीव झा को बोलने दीजिए, कंप्लीट करने दीजिए। मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि चाहे हमारे मेरे बुरारी में 700 बेड की कैपेसिटी है, हम केवल 300 बेड इसलिए चला रहे हैं क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है। बार बार देखिए, हाईकोर्ट को जब सारे फैक्ट रखा, उन्होंने कहा कि आपको अवमानना की बात करनी पड़ी। मेरा ये कहना है कि देखिए, दिल्ली की जनता, देश की जनता, ये तू मैं से काम नहीं चलेगा। हम बेड की तैयारी है, बेड हमने बनाया है, आप ऑक्सीजन दें। आपने इनसे एक सवाल यही चल रहा है, यही चल रहा है, तो इनके पास कोई जवाब नहीं है। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर ऑक्सीजन बेड की जरूरत है तो ऑक्सीजन। संजीव झा, मैं राधिका मैं आ रहा हूँ, राधिका मैंने देख लिया, मैं आपको बता रहा हूँ। मुझे राधिका खेड़ा से एक सवाल पूछना। सवाल तो आप क्या पूछे, मैंने जवाब ही दीजिए। नवीन जी सवाल क्या पूछेंगे, जवाब दीजिए। जवाब दे लीजिए मेरा, आप उससे जवाब मेरा पूछिए। लाखों की रैली से लोगों से कोरोना फैल रहा है। राहुल गांधी, केजरीवाल महापंचायत कर रहे थे लाखों लोगों के साथ, उसमें कोरोना नहीं था क्या? वो क्या था? इस बेशर्मी का तो कोई जवाब नहीं है। अपने प्रधानमंत्री से पूछ कर आ जाते हैं शर्म तो आपको आनी चाहिए वो लोग हैं कि पूरे देश को चुनाव में धोख करके लाशों का देश बना दिया आपने।
दिल्ली में लाशों का ढेर लगाने वाले ये लोग हैं। इन्होंने काम नहीं किया, इन्होंने कुछ शर्म तो आपको आनी चाहिए नवीन जी इतनी बेशर्मी कि आज ऑक्सीजन की कमी से, दवाई की कमी से मर रही है और आपके नेता रैली करा करके कोरोना से बड़ा देश बना दिया आपने। पंजाब के लोगों को मेरे एक सवाल का जवाब नहीं आया। मैं दिल्ली के लोगों राधिका राधिका मैं आपको आपके पास आना चाहता हूं। बहुत देर से आप चुप बैठी हैं। उन्होंने संजीव झा ने एक सवाल कहा था कि मैं बेड बनाने को तैयार हूं, और वो बेहतर होता है। वो कौन से किसके लिए काम आते हैं? वो दिल्ली की जनता के लिए तो काम आते। वो देश में अगर वो कोई चीज कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं तो उसमें तो नवीन जी को वो तुरंत आना चाहिए था। नवीन जी, बहुत बेहतर होता कि इसका सवाल का जवाब आप देते कि ऑक्सीजन का सिलेंडर जो है या ऑक्सीजन जो है आप उसको इंश्योर कराएंगे। कितनी अच्छी बात होती, पूरी बहस सार्थक नजर आती, पूरी बहस सार्थक नजर आती। और कैसी नहीं दे रहे, अभी भी कह रहा हूं मैं। राधिका इन्होंने ये चिल्ला ले पहले फिर ऑर्डर किया है 1 मई को दिया, लेकिन आज तक रॉ मटेरियल नहीं दिया, उसको एनओसी नहीं दिलाने के लिए, और ये कह रहे हैं कि ऑक्सीजन नहीं लाए। ऑक्सीजन बनाने के प्लांट लेने को अनुमति नहीं देते। फैक्ट पे बात नहीं करेंगे। और ये दिल्ली और देश देख रहा है कि ऑक्सीजन के बिना लोग मर रहे हैं। पूरा दुनिया देख रही है नवीन जी, ऑक्सीजन के बिना देश में लोग मर रहे हैं। और आप यहाँ पर बातें, प्रतीक जी, आप लाखों लोगों की हत्या। प्रतीक जी, सबसे पहले तो ये बहुत शर्म की बात है। अगर कोई भी पैनल पे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, हम सब कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं, और जब तक हम ये नहीं जानेंगे कहाँ पे हमारी कमी रही और हमें क्या करने की जरूरत है, कुछ चेंज नहीं आएगा। ऐसे चिल्लाने से हम कोरोना से लड़ाई नहीं लड़ेंगे। ये कोई टिप्पणी करने का समय नहीं है, ना चिल्लाने का समय। एक वादा 1 साल पहले भी किया गया था कि 18 दिन में महाभारत के युद्ध की तरह हम लोग कोरोना से जीत जाएंगे जंग। ऐसा नहीं हुआ। तो अब अच्छा रहेगा अगर कोई भी पार्टी के प्रवक्ता हो, चिल्लाना चीखना ना करे। संवेदनशील मामला है और इंसानियत अब दिखाइए जो आपने नहीं दिखाई। दूसरी बात, मैं कुछ चीज बहुत अच्छे से क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। ये प्रेस पीआईबी की रिलीज है और ये इजीली अवेलेबल है। आंकड़ों की जहां पे यहाँ पे बात हो रही थी कि महाराष्ट्र सरकार ने सबसे ज्यादा इतनी वेस्टेज करी है, तो मैं बता दूं वेस्टेज अलग अलग तरीकों से होती है। जरूरी नहीं है कि एक्सपायरी हो, क्या चीज अलग अलग चीजें होती है। और महाराष्ट्र सरकार, बल्कि महाराष्ट्र एज अ स्टेट वन ऑफ द लोएस्ट है वेस्टेज में इंडिया में, और सबसे हाई जहां पे वेस्टेज हुई है वो है बिहार, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, और सबसे ज्यादा वेस्टेज 9% तमिलनाडु में हुई थी जहां पे अभी इनकी सरकार थी। तो अगर इनको पूरी पुख्ता जानकारी नहीं है, यहाँ पे आके झूठ ना बताएं, क्योंकि ये नेशनल टेलीविजन है और लोगों तक गलत न्यूज पहुंचाना भी एक सीरियस क्राइम है। जैसे आपने बताया कि इट इज अ क्राइम अगर वेस्टेज हुई है। और ये मेरे आंकड़े नहीं है, ये पीआईबी पे है, आप सर्च करके देख सकते हैं। प्रतीक जी, मैं आपको ये भेज रही हूँ। दूसरी बात, मैं इनके साथ चिल्लाना नहीं चाहती, प्रतीक जी प्लीज इन्हें कहिए चुप करें। दूसरी बात, जब बात आती है बहुत बड़ी, अब तो शर्म करिए, चुप करिए नवीन जी। दूसरी बात, बड़ी बड़ी बातें और वादे करेंगे नवीन बोलने दो राधिका को। प्रतीक जी, नवीन राधिका को बोलने दीजिए। चोरी हो गई, राधिका ही बोल रही है। आप राजस्थान से वैक्सीन चोरी करा दी, इन्होंने उसका क्या जवाब है? 3 लाख चीखना बंद करिए, लोग मर रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है क्या? आपने कहीं पर तो इंसानियत दिखाइए। राहुल गांधी ने प्रतीक जी जब ये चिल्लाने के बहुत शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है। मैं आ रहा हूँ आनंद दुबे, बहुत शर्म की बात है। दूसरी बात प्रतीक जी, बहुत जरूरी जो बात है वो ये राधिका, पिछली राधिका आप बोलिएगा, मैं आप ही से शुरू कर लूंगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद मैं फिर हाजिर होता हूँ। भैया जी, कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। राधिका खेड़ा कुछ अपनी बात कर रहे थे, कंप्लीट करना चाह रही थी, उनको पहले वक्त, और उसके बाद मैं आनंद दुबे आप। जी राधिका। पे एक बात उठाई थी कि क्यों दिल्ली में जब रेमडेसिविर हो, ऑक्सीजन हो, हर चीज की कालाबाजारी हो रही है, क्यों एक भी क्रैकडाउन नहीं हुआ। अब हमने देखा कल से 1-2 बार कई जगहों पे पुलिस ने क्रैकडाउन किया है। अभी अगर आप देखेंगे, जब हमारा शो पे हम बैठे थे, शुरुआत हुई थी, तो ब्रेकिंग आई कि दिल्ली हाई कोर्ट ने डायरेक्ट किया है सरकार को और ये पूछा है केंद्र सरकार से कि क्यों, जब दिल्ली को ऑक्सीजन नहीं मिला है और एचसीएन, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद जब उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है दिल्ली को, तो क्यों आप पे कार्रवाई
कार्रवाई नहीं करी जाए। और कोर्ट को ये तक आके बोलना पड़ा है केंद्रीय सरकार को कि आप ये ऑक्सीजन पहुंचाने की जिम्मेदारी IIT और IIM को दे दीजिए, वो भी आपसे ज्यादा अच्छे करेंगे। ये बहुत शर्म की बात है केंद्र सरकार के लिए। वही केंद्र सरकार और यही भाजपा के प्रवक्ता आप ही के शो पे आके बहुत अपनी छाती पीट रहे थे और कह रहे थे 56 इंची सीने से कि देखिए अमित शाह साहब आ गए हैं और अब वो दिल्ली को बचा लेंगे। दिल्ली बर्बाद हो गई आम आदमी पार्टी की तू-तू मैं और भाजपा की तू-तू मैं। जिस तरीके से आज उनके प्रवक्ता तू-तू मैं करते नजर आ रहे, आप हमें ऑक्सीजन दे दीजिए, हम बेड बना लेंगे, लेकिन अभी तक किसी ने ये एक्शन प्लान नहीं बताया है प्रतीक जी कि रेमडेसिविर कहां से आएंगे, कब आएंगे, ऑक्सीजन कैसे आएगा, कब आएगा और कैसे जाने बचानी जाएंगी। दोनों मजबूरी आप अगर कहते भी रहेंगी रेमडेसिविर जरूरत नहीं है, लेकिन डॉक्टर अगर लिख के दे रहा है तो जो उसका तीमारदार है उसके सामने मजबूरी आ जाती है। संदीप गुप्ता हमारे साथ हैं। जी मुझे मालूम है, सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही। और दिक्कत यह है कि जो लेके जाते हैं वो बता देते हैं ये नकली है। मैं आनंद में एक कोई कॉलर है संदीप गुप्ता बहुत देर से हैं। जी संदीप गुप्ता। प्रतीक भाई, मेरा एक सवाल है यूपी गवर्नमेंट से भी आज। हेलो, आवाज आ रही है आपको मेरी? बोलते रहिए सर, बोलते रहिए। हाँ, मेरा एक सवाल है कि आज यूपी में भी कहीं भी बेड अवेलेबल नहीं है। एक हफ्ते से मेरा सगा जीजा हॉस्पिटल में एडमिट है, 4 दिन से वेंटिलेटर पे है। रेमडेसिविर पहले बोले, रेमडेसिविर अरेंज कराया उनको बड़ी मुश्किल से। कल एक इंजेक्शन ऐसा लिख के दिया टोलिजुमैब 400 mg जो कि कहीं अवेलेबल नहीं है, 2 लाख रुपए में अरेंज किया है। सरकारी विभाग में फोन करता हूँ, वो बोलते हैं आप ऑप्शन ये दबाइए, हमें कुछ नहीं पता, 2 नंबर दबाइए, 4 नंबर दबाइए, कहीं कोई कुछ अवेलेबिलिटी नहीं है। तो अगर इसका कोई सब्स्टिट्यूट है तो बताए ना। 40,000 का इंजेक्शन 2 लाख रुपए में रात के 2 बजे खरीद के दिया कहीं से जुगाड़ करके, और वो भी नहीं पता असली है नकली है। 4-4 लाख रुपए में तो बिक रही है इंजेक्शन। ये कर क्या रहे हैं? यहाँ तो बीजेपी वाले हैं। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से इन्वॉल्व नहीं हूं, ना मेरे को कोई मतलब है, लेकिन ये पोजीशन खराब है। आज मैं अपनी बेटी को भी फोर्टिस लेके गया हूँ फरीदाबाद, उसको कुछ न्यूरो प्रॉब्लम है, 14 साल की बेटी है। वहां भी मैंने देखा है, डॉक्टर ने सिर्फ इसलिए बुलाया कि भैया मैं बेड यहाँ दिला सकता हूँ। वहां पर एक आई हुई लेडी अपनी माँ के लिए बोलती है आप जमीन पे लिटा दो गद्दे पे, लेकिन बेड दे दो। डॉक्टर लिटरली हाथ जोड़ रहा था उसके सामने कि मैडम हम नहीं है बेड। इसका जवाब कौन देगा? ये बीजेपी वाले तो भगवान बन जाते हैं कि इनसे तो कभी कोई गलती होती नहीं, अपनी गलती क्यों नहीं मानते ये किसी चीज पे? अगर आप भगवान हो तभी आपसे गलती नहीं हो सकती, नहीं तो गलती हर इंसान कर सकता है। ह्यूमन इज एरर एल्स ही हैड बीन गॉड। किसी को बोलने देंगे नहीं, खाली तू मैं। अगर दिल्ली में इनकी सरकार नहीं है, सेंटर में तो है, ये अपना सारा काम कराए ना एलजी के थ्रू, लगाएं प्लांट्स। क्यों तू मैं करते हो आप? क्यों किसी को इल्जाम लगाते हो? ये सारे के सारे एक जैसे ही हैं, कोई कम नहीं है। जी नवीन, जी ऑडियो नवीन प्लीज रिस्पॉन्ड करिए, प्लीज रिस्पॉन्ड करिए। प्रतीक भाई, मैं फिर कहना चाहता हूँ, सरकारों को जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। और जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर, मैं बार बार कह रहा हूँ कि दिल्ली से फरीदाबाद, नोएडा, सब जगह लोग जा रहे हैं, हम भी भर्ती करा रहे हैं, आपके पास भी आ रहे हैं, आप भी फोन करते हैं और हम भी जानते हैं क्या स्थिति है वहाँ पर, कि ये स्थिति को रोकने के लिए मिलकर के काम करने की आवश्यकता है। जो काम अगर आपको केंद्र ने मदद करने के लिए पैसा भी दे दिया, काम भी, सामान भी दे दिया, तो कम से कम उसको एग्जीक्यूट तो कर दो भाई। ये समय आप लगातार किसी दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम करने का नहीं है। आप दिल्ली में नया कोई व्यवस्था मत करिए, जो बने बनाए अस्पताल है उसी में कर दीजिए। जब आप 7 दिन में 30 मई तक आप 44 प्लांट लगा सकते हो तो मेरे भैया आप पहले भी लगा सकते थे, अब लगा लो। अभी आपने 30 मई तक 7 लगाने, वो भी 31 अप्रैल तक 7 लगाने थे, वो भी नहीं लगाए हैं। आखिरकार संजीव झा बहुत जल्दी से रिस्पॉन्ड करिएगा। संजीव, नवीन जी, संजीव बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करिएगा। देखिए, मुझे लगता है कि हाई कोर्ट इतनी तीखी टिप्पणी कभी किसी सरकार के खिलाफ नहीं किया होगा कि आपके खिलाफ कंटेम्प्ट करना पड़ेगा। हाई कोर्ट को छोड़िए, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट छोड़िए, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट छोड़िए, मैंने आपको चुना था, उसका जवाब दीजिए। संजीव जवाब दीजिए। वो इसलिए संजीव जवाब दीजिए। मैं बार कह रहा हूं कि हमारे पास बेड भी अवेलेबल है, हमारे पास आईसीयू अवेलेबल है, लेकिन हमारे पास ऑक्सीजन की कमी है। और यही बात लगातार यहां भी कहते रहेंगे, जिस फ्लोर भी कहते रहेंगे ऑक्सीजन नहीं होगा। इसको लेके मत बैठिए, बेड क्यों ना बढ़ा दे, इसको लेके मत बैठिए कि मेरे पास ऑक्सीजन की कमी है। सोल्यूशन दीजिए, ये मैं नहीं, यही सोल्यूशन दीजिए। आनंद दुबे, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यहाँ तक नहीं, हाई कोर्ट के सामने संजीव झा लाचार होकर मत खड़े होइए। आपने कहा था कि हम, आप ही थे ना दिसंबर की ठंड में सड़क पर लेट जाते थे, दिसंबर की ठंड में सड़क पर लेट जाते थे, आप ही तो थे ना, गद्दे बिछा के।
वही करिए, वही करिए, वही करिए, वही आवश्यकता है, मुझे मिल जाएगी, मुझे हाँ ना वही करिए। आनंद दुबे, आनंद दुबे, आनंद दुबे, आनंद दुबे, ये मत कहिए कि हाईकोर्ट ने, आनंद दुबे, आनंद दुबे, आनंद दुबे, आनंद दुबे। प्रतीक भाई, आपने अभी उस ऑडियो पे जो कॉलर उत्तर प्रदेश से बात कर रहे थे, उनकी पीड़ा आपने सुना ना, वो सभी पार्टियों को कह रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे हैं कि कौन, वो कह रहे हैं सब लोग मिलकर काम करो। क्यों बीजेपी अपनी बिल्कुल यही बात है, जरूरत यही है, जरूरत यही है आनंद, यही जरूरत है। दूसरी बात भैया 2 मिनट लूंगा खाली। दूसरी बात, बीजेपी के जो हमारे साथी प्रवक्ता नवीन कुमार जी ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र में वैक्सीन की डोसेज को खराब कर दिया गया, उसको डैमेज कर दिया गया, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वैक्सीन की प्रक्रिया में वैक्सीन बनने से लेकर वैक्सीन लगने के बीच में बहुत सारे डोसेज खराब हो जाते हैं, जिसके परसेंटेज के हिसाब से यदि आप देखेंगे तो महाराष्ट्र का 3% है, बाकी राज्य 7 पर है, कोई 8 पर है, कोई 9 पर है, कोई 4 पर है। आनंद, मैं आपकी बात बिल्कुल, मैं बात आपकी रोक रहा हूँ आनंद, मैं आपकी बात को रोक रहा हूँ इस समय, क्योंकि वक्त आज नहीं है, मैं रोक रहा हूँ आपकी बात, वक्त आप नहीं है इतना, लेकिन कल फिर मुलाकात होगी आपसे, बने रहिए हमारे साथ।